नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य द इनसाइट में। अपना सब्जेक्ट चल रहा है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो अपने इसी सब्जेक्ट के अंदर अपना अपना टॉपिक करेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसके सिद्धांत क्या है। देखो, अपने जब शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं और उसके सिद्धांतों की बात करते हैं तो सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहले सिद्धांत क्या होते हैं हमें ये समझना चाहिए। सिद्धांत होते हैं कि हम किसी बात को उस आधार पर सिद्ध कर सके। ठीक है, जैसे अपने कुछ जैसे सिद्धांत वैसे तो मूल रूप से तो वैज्ञानिक एक तथ्य है, अपने कह सकते हैं विज्ञान पे इसे लागू किया जाता है मुख्य रूप से। जैसे कि अपने 2+2 4 ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो ये सर्वमान्य सिद्ध है, सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ऐसे ही कुछ चीजें ऐसे होती है जो शैक्षिक प्रशासन चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सब में कॉमन होती है। तो वही जो कॉमन या जो सभी शैक्षिक प्रशासनों में एक साथ लागू की जाती है, चाहे वो विद्यालय का प्रशासन हो, चाहे वो कॉलेज का शैक्षिक प्रशासन हो या अन्य कोई भी शैक्षिक प्रशासन हो, तो उस सब में एक साथ से लागू होता है। ऐसे ऐसे चीजों को सिद्धांत कहा जाता है। तो हमारे शैक्षिक प्रशासन के क्या सिद्धांत है, मतलब शिक्षा के जो सिद्धांत है वो ऐसे कौन से हैं जो सभी जगह पर समान रूप से लागू होते हैं। तो सबसे पहले आता है लोकतांत्रिकता का सिद्धांत। अब लोकतांत्रिकता, सबसे पहले अपने लोकतंत्र को समझेंगे, जिसमें जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रशासन जो शासन किया जाता है उसको लोक प्रशासन कहते हैं। ये परिभाषा अपने सबने सुनी है, जिनके पास राजनीति विज्ञान रही हो या नहीं रही हो, सबने मुख्य रूप से ये परिभाषा है। तो इसी प्रकार अब लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में लोकतांत्रिकता का सिद्धांत क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो इसमें हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, मतलब हम इसमें ऐसा नहीं कि जो हमारे विद्यालय में आने वाले बच्चे हैं या फिर अन्य कोई स्टाफ है उनको अलग थलग कर दिया जाए। तो हम इसके साथ साथ समाज के जो नए नए नियम आ रहे हैं, नए नए जो वहाँ पे जो परिवर्तन हो रहे हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन का जो पहला सिद्धांत है वो है लोकतांत्रिकता का सिद्धांत, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने का। इसमें सबकी बातें सुनी जाती है। जैसे अपने लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें सभी व्यक्तियों को अपने विचार, अपने व्यक्ति प्रकट करने का अधिकार है। उसी प्रकार अगर हम विद्यालय में भी अगर जाते हैं तो जो विद्यार्थी है उसको भी या जो फिर टीचर है उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, वो प्रशासन के सामने अपनी बातों को रख सकता है। दूसरी आती है समानता का सिद्धांत। ठीक है, तो अब समानता का सिद्धांत, जैसा कि अपने संविधान में समानता की, न्याय की, स्वतंत्रता की बात की गई है, तो उसी प्रकार हम शैक्षिक प्रशासन में भी समानता की बात करते हैं। अब समानता लोकतंत्र का जो पहला आधार कह सकते हैं या फिर लोकतंत्र की जो अपने नींव कह सकते हैं वो समानता होती है। तो अगर हम कोई विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या फिर हम कहीं कॉलेज में कहीं भी पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ पर समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, अगर वहाँ पर बच्चों को किसी भी आधार पर, चाहे वो उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पे हो, चाहे वो उनके जाति के आधार पे हो, अगर उनमें भेदभाव किया जाएगा तो वहाँ पर शैक्षिक जो स्तर है वो कभी भी सही रूप से नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार अगर स्टाफ में भी इस प्रकार का कोई भेदभाव रहता है तो वहाँ पर जो शैक्षिक प्रक्रिया वो चालू रूप से नहीं चल पाएगी। तो दूसरी जो इसका जो सिद्धांत है वो समानता पर, मतलब शैक्षिक प्रशासन समानता पर आधारित होता है। हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। तीसरी बात आती है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय मतलब एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके चलना। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई काम दिया गया तो आपने उसका सहयोग किया, ना कि उसका विरोध किया। या फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम कर रहा है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, तो उसकी जो कमी है उसको बताई जाए और उसका सहयोग किया जाए कि अगर आप इसको ऐसे करते तो और अच्छा होता। मतलब इसमें समन्वय स्थापित करके शैक्षिक प्रशासन को चलाया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें
तो नेक्स्ट सिद्धांत है आशावादिता का सिद्धांत। देखो, आशावादिता के सिद्धांत को अपने ये कहते थे कि अपने कोई भी चीज को लेकर पॉजिटिव रहे। ठीक है, जब तक हम किसी चीज को आशावादिता या पॉजिटिव लेकर नहीं चलेंगे तो उसमें कभी भी सफल नहीं होंगे। तो शैक्षिक प्रशासन भी ये एक सिद्धांत रखता है कि हम जो भी नियम या फिर जो भी नीतियां जो भी लागू करेंगे तो उसको हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक पॉजिटिव विचारधारा लेकर चलती है। तो जब तक हम उस कार्य के प्रति आशावादी नहीं होंगे, उसको हम पॉजिटिव लेकर नहीं चलेंगे, तो वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट आता है संसाधनों के उचित उपयोग का सिद्धांत। अब संसाधन, जैसे कि बहुत बार अपनी बात हो चुकी है कि एक विद्यालय में संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन जैसे विद्यालय की जो अपनी बिल्डिंग होगी, वहाँ की लाइब्रेरी होगी, वहाँ का खेल का मैदान हो गया, और उसके साथ साथ मान लो वहाँ का स्टाफ जो हो गया, तो ये मानवीय संसाधन आगे सारे। तो उन संसाधनों का उचित उपयोग हो, अधिक से अधिक जो विद्यार्थी है उनका उपयोग कर सके। ठीक है, खेल का मैदान है या लाइब्रेरी है, तो अधिक से अधिक जो विद्यार्थी उसका उपयोग कर सके, इस प्रकार के नियम लागू किए जाए। और इस प्रकार के नियम लागू किए जाते हैं शैक्षिक प्रशासन में कि अधिक से अधिक जो संसाधन हमें प्राप्त है एक विद्यालय में, एक महाविद्यालय में, तो उनका हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। तो ये संसाधनों के उचित उपयोग का सिद्धांत है। उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत। अब कुछ जब भी हम कोई कार्य लेके करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन या जब अपने शिक्षा में आते हैं तो उसका भी उद्देश्य होता है। तो इसमें उद्देश्यों की एकता पाई जाती है, मतलब जो भी उद्देश्य है वो सबके लिए एक जैसे होंगे। ऐसे नहीं कि कुछ व्यक्तियों के लिए अलग उद्देश्य है, कुछ व्यक्तियों के उसमें उद्देश्यों की एकता पाई जाती है, मतलब सभी के लिए समान रूप से उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो ये उद्देश्य हम कई बार अपने जो पाठ्यक्रम जो किताबें होती है उसके आगे भी लिखे होते हैं, तो सभी विद्यार्थियों पर एक जैसे लागू होते हैं। इसी प्रकार अगर वहाँ का जो स्टाफ है तो उसके लिए भी कुछ उनके आने का या उनके भी कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो मतलब उद्देश्य जो होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, उद्देश्य में एक रूपता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है व्यवसायिक विकास का सिद्धांत। देखो, व्यवसायिक विकास का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपने शिक्षा में जो कार्य कर रहे थे, जो टीचर जो होते हैं वो अपना व्यवसाय कर रहे होते हैं, मतलब उनका ये कार्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे। तो उस शिक्षा के लिए उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे प्रशिक्षण लगते रहते हैं बार-बार, कभी प्रिंसिपल है उनके लेक्चर्स के या फिर अन्य जो टीचर सबके, मतलब वो अपने जो कार्य है उनका जो मतलब जो काम है उसमें वो अच्छे से विकास कर पाए। जो नई-नई टेक्निक आती है, नए-नए जो चीज़ें जुड़ती है उनको सीख पाए, तो इसलिए इनको समय-समय पर इनको शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व आदर का सिद्धांत। व्यक्तित्व मतलब जो व्यक्ति जो होता है उसके व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए, मतलब जिस व्यक्ति जिस पद पे है उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए उसका सम्मान किया जाए। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट आता है सहभागिता का सिद्धांत। तो सहभागिता के सिद्धांत से क्या तात्पर्य हुआ कि इसमें एक दूसरे के साथ सहभागिता पर यह आधारित होता है। जैसे कि टीचर, प्रिंसिपल, विद्यार्थी या अन्य जो भी उस विद्यालय में या महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ सहभागिता के साथ कार्य करें। अब सहभागिता के साथ कार्य करने का तात्पर्य ये हो गया कि हम एक दूसरे के सहयोग के साथ, जैसे कि कोई कार्य चल रहा है उस कार्य में उसका सहयोग करें। ठीक है, और इसी के आधार पे कार्य अच्छे से हो पाता है। अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते तो जो शैक्षिक हमारा जो उद्देश्य है वो पूरे नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें सहभागिता के आधार पर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि प्रशासन केवल साधन का सिद्धांत है। मतलब प्रशासन जो होता है उसमें केवल हम उसको केवल क्या मानते हैं, साधन मानते हैं। ठीक है, अब दो चीजें आती है, एक तो होता है साध्य, आप सबने सुना होगा साध्य, और दूसरा आता है साधन। ठीक है, साध्य को अपने कह सकते हैं कि लक्ष्य। ठीक है, तो प्रशासन का काम क्या है, सिर्फ ये साधन है ना कि हमारा साध्य है।
मतलब हम कोई भी कार्य को पूरा करेंगे तो उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारा केवल एक साधन है, ये साध्य नहीं है। मतलब सब कुछ शैक्षिक प्रशासन नहीं है, ये हमारी एक कड़ी है जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को या शैक्षिक कार्यों को पूरा करने में हमारा सहयोग करता है। अब बात आती है लक्ष्य की। लक्ष्य क्या होता है? देखो, दो चीज होती है, लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य होता है जो हम अंतिम पड़ाव पर जिस पे पहुंचते हैं। तो जो शैक्षिक प्रशासन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक साधन है, साध्य नहीं है। मतलब हम इसको सब कुछ शैक्षिक प्रशासन को नहीं मान सकते। ये हमारा जो कोई कार्य करने का जो कड़ी है उसके बीच में कड़ी का काम करता है और एक दूसरे के साथ हमें जोड़े रखता है। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन पर आधारित। ये आप सबको पता है कि जब भी हम कोई भी विद्यालय में होते हैं तो समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है और वो मूल्यांकन सबका किया जाता है, विद्यार्थियों का भी किया जाता है और वहां पर उपस्थित जो स्टाफ होता है उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। मतलब समय समय पर उन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये मूल्यांकन जो किया जाता है वो एक निश्चित समयावधि के बाद होता है। त्रैमासिक, 6 मास, 6 माही हो सकता है, वार्षिक हो सकता है या फिर अन्य रैंडम भी ये किया जाता है। तो मूल्यांकन इसमें भी जैसे दो चीज आती है, एक तो मापन, एक अपने शब्द सुना होगा मापन और मूल्यांकन। तो अपने क्या करते हैं, कभी कभी मापन और मूल्यांकन को एक जैसा मान लेते हैं। अब मापन क्या होता है? मापन जैसे अपने कहते हैं कि एक अंकीय आधार होता है। जैसे कि अपने बात करें, कोई बच्चा है कोई, जैसे अपने क्या करते हैं कि बच्चे की परीक्षा पेपर लिया गया और पेपर में अपने उसका जब 100 नंबर का पेपर था उसने 80 नंबर प्राप्त किए तो वो उसका मापन हो गया। ठीक है, उतने कितने उसने परसेंट प्राप्त किए तो वो उसका मापन हो गया। लेकिन जब उसी बच्चे को हम ओवरऑल देखकर उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि उसका जो व्यवहार था वो कैसा रहा, उसका जो शैक्षिक प्रदर्शन था वो कैसा रहा, उसके अन्य जो सामाजिक गतिविधियां थी उसमें कितना भाग लिया, उन सब को देखकर जब हम उसको ग्रेड देते हैं तो वो उसका मूल्यांकन होता है। तो मापन और मूल्यांकन में फर्क होता है। तो मूल्यांकन मतलब ओवरऑल कोई भी विद्यालय होता है, शैक्षिक प्रशासन होता है, वो मतलब कोई टीचर है या विद्यार्थी उन सबका मूल्यांकन भी करता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। अभी जैसे बात की कि अपना लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता जो शब्द है ये अपने आप में पता है कि सभी स्वतंत्र हो, है ना? तो विद्यालय में सभी स्वतंत्र कैसे होंगे? ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे मर्जी आए गए, मर्जी आए चले गए। ऐसा तो स्वतंत्रता नहीं मान सकते अपने विद्यालय में। भी एक शैक्षिक स्थान है, वहां पे सब स्वतंत्र है, जब अपनी मर्जी से आ रहे हैं और अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो क्या ये स्वतंत्रता शैक्षिक स्तर के लिए अच्छी होती है क्या? ये नहीं होती। अब यहाँ पे स्वतंत्रता का तात्पर्य थोड़ा सा अपने इससे लेंगे कि जो विद्यार्थी है वहाँ का जो टीचर है, उनको अपनी बातें कहने का अधिकार हो। मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र हो, उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो या फिर कुछ ऐसे नियम जो बनाए गए जो उन पे ठीक विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से नहीं लग रहे, तो वो अपनी बात रख सकें अपने स्टाफ के सामने कि हम इन बातों मतलब जो हमारे साथ जो चीजें हो रही है वो ठीक है या नहीं है। मतलब विद्यार्थी भी स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, अपने भाव प्रकट करने के लिए। उसी प्रकार टीचर भी अपनी बातें रखने के लिए जो अपने बड़ा जो हेड होता है या प्रशासन होता है उसके सामने अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र है। तो शैक्षिक प्रशासन है वो स्वतंत्रता के सिद्धांत पर भी चलता है। नेक्स्ट आता है नेतृत्व का सिद्धांत। अब नेतृत्व करना मतलब किसी भी चीज को अपने आगे होकर अपने उसको संभालें, मतलब अपने नेता कह सकते हैं तरह से ना। तो ये जो गुण होते हैं वो सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते लेकिन उसमें सामाजिकता के भाव ज्यादा होते हैं। लेकिन जो नेतृत्व करता होता है उसमें कुछ गुण होते हैं, जैसे अच्छा वक्ता हो वो, ठीक है, उसके साथ साथ उसमें सहयोग की भावना हो, उसमें सामाजिकता हो और एक दूसरे को साथ लेकर चलने के गुण भी हो। तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। तो शैक्षिक सिद्धांत में नेतृत्व के सिद्धांत को भी शामिल किया गया है। मतलब कुछ व्यक्तियों को या कुछ अपने कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उसमें नेतृत्व की भावना का विकास हो। स्वशासन का सिद्धांत। स्वशासन का सिद्धांत मतलब स्वयं ही शासन करने को कहना। मतलब अब अपने कोई विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो उस विद्यालय में जब पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर
अपने बच्चों में ऐसे भावना का विकास करें कि वो सीखें कि किस प्रकार से अपने, कभी कभी क्या करते हैं विद्यालय जो होता है उसमें एक विद्यार्थी को अपने कह देते हैं कि आज आपको ये काम करना है, तो उससे बच्चा क्या सीखता है, स्वशासन की भावना का उसमें विकास होता है और नेतृत्व की क्षमता का भी उसमें विकास होता है। तो स्वशासन के सिद्धांत पर भी शैक्षिक प्रशासन टिका हुआ है। नेक्स्ट है न्याय का सिद्धांत। अब न्याय का सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत में वही आगे कि अपने जब भारत का जो संविधान है या उसके जो मूल तत्व है वो है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भ्रातृत्व ना, ये सब तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। तो अब न्याय को भी शैक्षिक प्रशासन में शामिल किया गया, इस सिद्धांत को भी। अब न्याय से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, न्याय से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब भी हम किसी भी प्रकार के विद्यालय में कुछ बातें हो जाती है, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि प्रशासन है तो वहां पे सारा काम सही रूप से चलेगा, लेकिन कभी कभी अगर वहां पर न्याय की बात जब आएगी तो वहां पर किसी भी बिना किसी भेदभाव के, जैसे अपने नियम है कि हम किसी भी भारत में जो न्यायपालिका बनी हुई है उसमें ये नियम कह सकते हैं या फिर अपने यहाँ का सिद्धांत कह सकते हैं कि उसमें ऐसा सिद्धांत है कि हम किसी व्यक्ति को बिना भेदभाव के, बिना उसकी मतलब वो गरीब है अमीर है जाति है या उसके आधार पर हम न्याय न्याय करके उसका जो काम, उसने जो अपराध किया है या फिर उसने जो जुर्म किया है उसके आधार पर ही उसके साथ न्याय किया जाता है। तो ये सारा सिद्धांत शैक्षिक प्रशासन में भी लागू किया जाता है कि अगर विद्यालय में अगर किसी से गलती हुई है तो उसमें विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भी हाँ ये विद्यालय, ये जो बच्चा है ये ज्यादा बौद्धिक क्षमता रखता है और ये कम से बौद्धिक क्षमता रखता है तो इनको ऐसे अपने जो इनके चाहे गलती से जो इंटेलिजेंट है उसकी हो, है ना, तो अपने उस चीज को उसमें इग्नोर करेंगे, है ना, मतलब सभी के साथ अपने एक जैसा व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार अगर टीचर है तो उसमें भी अगर किसी की गलती है तो अपने मतलब बिना भेदभाव के सबके साथ एक समान न्याय करेंगे। तो ये हो गया न्याय का सिद्धांत। तो ये अपने थे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, जिसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि ऐसे नियम जो सभी जगह समान रूप से लागू हों, मतलब सभी शिक्षा पद्धति वहां पे समान रूप से लागू होते हैं। तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। चाहे वो मतलब जो चीज जो नियम सब जगह एक समान लागू होंगे तो वो सिद्धांत होंगे, चाहे वो शिक्षा के सिद्धांत हो या प्रशासन के सिद्धांत हो, वो कभी चेंज नहीं होते, वो इक्वल रहते हैं। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।